In the last lecture we have done question number 22. Today we are starting off with question number 23. Now, if you look at question number 23, it is something which is starting with a new topic. If you can see on that, or if you have already noticed, the name of the topic is talking about capital market line. In short, we call it CML. और जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने ऑलरेडी CML का डिस्कशन कर लिया था, बट एज इट्स बीन ऑलमोस्ट 2-3 weeks, I think you would have forgotten that. So, if I talk about capital market line, CML, हम लोगों ने CML का डिस्कशन करने से पहले एक और चीज डिस्कस की थी, विच वी नो एज मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर. और मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था दैट इट इज अ कर्व विच इज शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ऑप्टिमम पोर्टफोलियोज. एमजे कंप्यूटर्स, हिम्मतनगर सेंटर, मुझे पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, बट मुझे यह भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूं. सो वेट कीजिए, वो मुझे जब करवाना है तब मैं करवा ही दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. सो वी हैव डिस्कस दैट एफिशिएंट मार्केट फ्रंटियर, और आई वुड से मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर इज समथिंग विच इज अ कर्व involving the combination of all the optimum portfolios. Now, if we talk about that efficient frontier, it was looking like that. हमारा efficient frontier ऐसा हुआ करता है, और जहां पर अलग अलग combinations आते हैं portfolios के, we can call it as A, B, C, D और E. अब ये जो combinations है, all these combinations are considered to be optimum because they are on the efficient frontier. But the thing is, efficient frontier पर जितनी भी securities है या फिर efficient frontier पर जितने भी portfolios है, all those securities are risky securities. So, if I talk about a very small discussion on that, efficient frontier involves all risky securities. उसके बाद सारी रिस्की सिक्योरिटीज है, या फिर इस कर्व पर जो भी सिक्योरिटीज होती है वो सारी रिस्की सिक्योरिटीज होती है. अब इसमें दो चीजें मैं वापस फोकस करना चाहता हूं. एक चीज कि इस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशंस है या जितनी भी सिक्योरिटीज है वो ऑप्टिमम है, वो बेस्ट है, और वो रिस्की है. सो व्हाट वी कैन डू इज, if we can involve a risk-free security in the portfolio, then our investment opportunities will improve more. अब सिचुएशन यह है कि यहां पर सिर्फ रिस्क की सिक्योरिटी है. अब हम उस ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं. अब इस रिस्क फ्री सिक्योरिटी की वजह से हमारी ऑप्टिमलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें दो चीजें आती है.
due to involvement of risk-free security, the return of our portfolio will decrease, but risk of our portfolio decreases more. रिस्क फ्री सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करने की वजह से हमारे पास छोटा सा डिसएडवांटेज यह है कि हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न कम होगा, लेकिन उस छोटे से डिसएडवांटेज के सामने बहुत बड़ा एडवांटेज यह है कि हमारा रिस्क ज्यादा कम होगा. सो बेसिकली वी विल बी एबल टू गेट अ बेटर रिटर्न एट अ लेसर रिस्क. सो अब यहां पर इस डायग्राम में देखिए कि वो सिचुएशन क्या होती है. नाउ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन. ये जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड CML. यहां पर मैं बात करता हूं पॉइंट I, यहां पर मैं बात करता हूं पॉइंट S, और यहां पर मैं बात करता हूं पॉइंट M. नाउ द लाइन इन द डायग्राम shows CML, which has only two optimal portfolios. ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, उस डायग्राम में इस लाइन को हम लोग CML कहते हैं, और CML के ऊपर हमारे पास दो ऑप्टिमम पोर्टफोलियोज है, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियोज है. हमारे पास सिर्फ दो ही एफिशिएंट पोर्टफोलियो है. एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो है विच इज कॉल्ड रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और दूसरा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है विच इज कॉल्ड मार्केट पोर्टफोलियो. So this is my risk free security and this is my market portfolio, which would be the two efficient portfolios in the, or I would say on the CML. Now in the diagram point I is the risk free security, and a line from that point touches the efficient frontier at point
S. The line which is tangent to efficient frontier is called CML. अब देखिए, आप इस डायग्राम को अगर देखते हैं, इन दिस डायग्राम दिस इज पॉइंट I. ये जो पॉइंट I है, दिस इज व्हाट वी कॉल रिस्क फ्री सिक्योरिटी. रिस्क फ्री सिक्योरिटी. ये जो पॉइंट S है, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड मार्केट पोर्टफोलियो. अब यहां पर on y-axis we will be having return of portfolio. In x-axis we will be having risk of portfolio. Now if I talk about this point I, यहां पर मेरा 0 होगा. So point I हमें यह बताता है कि इस लेवल पर यहां पर मेरा कुछ रिटर्न आता होगा जब मेरा रिस्क 0 होगा. So this is indicating that at point I, this will be the margin where I will be earning some return where my risk is 0. अब ये रिस्क 0 इसलिए बता रहा है क्योंकि वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है. और इस गैप में ये जो मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है, यहां पर आप जो अर्न कर रहे होंगे दैट विल बी योर रिस्क फ्री रिटर्न, क्योंकि रिस्क 0 है. अब जैसे ही आप पॉइंट I से पॉइंट S की तरफ जाते हैं, दिस इज द गैप बिटवीन पॉइंट I एंड S. दैट इंडिकेट्स दैट कि आप रिस्की सिक्योरिटी के रिस्क फ्री सिक्योरिटी के साथ साथ रिस्की सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं. सो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, एट पॉइंट I am making 100% investment in risk-free security. At point S, I am making 100% investment in market portfolio, or I would say risky security. And any point between I and S, I am making different proportion of investment in this two. और इसीलिए मैंने बोला कि हमारे पास सिर्फ 2 सिक्योरिटीज है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी और मार्केट पोर्टफोलियो. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी और मार्केट पोर्टफोलियो, दैट इज पॉइंट I एंड पॉइंट S, इन दोनों के बीच में आप कितना प्रपोर्शन या फिर कितना वेटेज रखना चाहते हैं. नाउ अब ये आपको डिसाइड करना है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एन इन्वेस्टर will make a combination of different portfolios between point I and S according to his or her desired level of risk, on the basis of which decision will be taken. अब जो ये मैंने आपको बताया कि आप इस पॉइंट I और पॉइंट S के बीच में आप कहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है. Being an investor, it is something which you have to decide
एज योर रिस्क एपेटाइट और एज योर रिस्क कैपेसिटी, या फिर आप कितना रिस्क लेना चाहते हो. सो हियर if the investor is totally risk averse, then he will make his entire investment in risk free security, that is at point I. मतलब अगर कोई इन्वेस्टर टोटली रिस्क एवर्स है तो वो पॉइंट आई पर इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसका पूरा इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी में होगा. If the investor wants to take lesser risk, then he will invest more in risk free security and less in market portfolio. अब यहां पर यही होगा, दैट इज between point I and S, but more towards point I. अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में डिफरेंस क्या है. पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में डिफरेंस ये है कि पहले पॉइंट में आप अपना 100% इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कर रहे हो, यहां पर आप 90% रिस्क फ्री में कर रहे हो, 10% रिस्की में कर रहे हो, या फिर 80% रिस्क फ्री में कर रहे हो, 20% रिस्की में कर रहे हो, बट यहां पर आप 100% नहीं कर रहे हो. नाउ इफ द इन्वेस्टर वांट्स टू टेक मोर रिस्क, he will invest more in market portfolio and less in risk free security. That is what we call towards point S. Now if you can look at this, अब अगर आप टोटली रिस्क एवर्स है, इसका मतलब है कि आप पॉइंट आई पे रहेंगे. अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहां से बाहर निकलेंगे, बट यहां पर आपका वेटेज ज्यादा होगा, यहां पर आपका वेटेज कम होगा. सो बेसिकली यू विल बी इन्वेस्टिंग मोर ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड लेस ऑन द रिस्की सिक्योरिटी और मार्केट पोर्टफोलियो. अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एस का प्रपोर्शन बढ़ाएंगे और आई का प्रपोर्शन कम करेंगे. अब अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते ही है तो आपका मैक्सिमम ऐसा होगा दैट यू विल बी इन्वेस्टिंग एट पॉइंट एस, विच बेसिकली इंडिकेट्स दैट योर 100% इन्वेस्टमेंट इज इन मार्केट पोर्टफोलियो और आई वुड से रिस्की सिक्योरिटी. बट what does this indicate? Point M. This point M indicates that you are going
फ्रॉम पॉइंट S टूवर्ड्स पॉइंट M। इसका मतलब यह है कि आप पॉइंट S से भी ऊपर जा रहे हैं। पॉइंट S से ऊपर जाने का मतलब यह है कि आप मार्केट पोर्टफोलियो से ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स यू आर टेकिंग वेरी हाई रिस्क। नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। इफ द इन्वेस्टर wants to take very high risk, then he will move towards point M, which indicates that the investor will borrow at risk-free rate and will invest that money in मार्केट पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कि अगर आप पॉइंट S से ऊपर जा रहे हैं पॉइंट M की तरफ, इसका मतलब है कि अब आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी या फिर आई वुड से रिस्क फ्री सिक्योरिटी को बोरो करेंगे और उसका जो पैसा होगा दैट यू विल इन्वेस्ट इन द मार्केट पोर्टफोलियो, जिसे हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर डिस्कशन करते वक्त डिस्कस किया था, दैट शॉर्ट सेल करेंगे। To borrow means to short sell, and in that case your weightage will be negative. So here when the investor borrows the risk free security, it will be called short sell, and its weightage will be negative. So its weightage will be negative. That would be the most important thing, क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, that total investment will be, or the total weightage of investment will be equal to 1. And as we have already discussed, ये हम लोगों ने already discuss कर लिया था, that at CML there are only two assets in the portfolio, risk free security and market portfolio. So as discussed, there are only two assets in the portfolio. At CML, one is your risk free security and second is your market portfolio. Therefore, at CML, expected return and risk will be calculated as if it is a two asset
पोर्टफोलियो। अब एक्चुअली में सीएमएल पे जो सिचुएशन होगी उसे हम लोग उसी तरह से कंसीडर करेंगे कि भाई वो दो असेट का पोर्टफोलियो है, लेकिन वो दो असेट का पोर्टफोलियो क्यों है, कौन सी दो असेट है, उसे दो असेट मतलब टू असेट पोर्टफोलियो की तरह हम लोग क्यों कंसीडर कर सकते हैं, अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, वो सारा डिस्कशन या फिर वो सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा ये चीजें समझना जरूरी था। अदरवाइज द सिचुएशन वुड बी कि अगर मैंने आप लोगों को ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बताया होता या फिर अगर मैंने आप लोगों को ये चीज स्ट्रेट अवे की होती, देन योर क्वेश्चन वुड बी दैट व्हाई द फॉर्मूला ऑफ टू असेट पोर्टफोलियो इज यूज्ड एट सीएमएल, क्योंकि हमारे पास एसएमएल के लिए सीएपीएम मॉडल हम लोग यूज करते थे, एसएमएल के लिए सीएपीएम की फॉर्मूला यूज करते थे, एसएमएल के लिए बीटा यूज करते थे, तो सीएमएल के लिए ये क्यों? सीएमएल के लिए हमारा सिंपल टू असेट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सीएमएल वी हैव गॉट ओनली टू असेट्स, रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड द मार्केट पोर्टफोलियो, एंड in this risk free security or market portfolio we can invest in different weightages. If the weightage is going more at a very high risk, that indicates that we are going to borrow the risk free security and the investment will be done in the market portfolio, so basically your return will be basically your weightage will be negative. So अगर मैं यहां पर expected risk की बात करता हूं और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करता हूं, सो माय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विल बी इक्वल टू वेटेज ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी इनटू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस वेटेज ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। सो इट विल बी WFRF प्लस WMRF, और इसका जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसके लिए मैं वेरिएंस की फॉर्मूला लगता हूं, expected variance of portfolio equals to WF square sigma F square plus WM square sigma M square plus 2WF WM sigma F sigma M R FM। अब ये मेरा पूरा फॉर्मूला होता है जो हम लोग जनरली लिखते हैं, लेकिन यहां पर F स्टैंड फॉर रिस्क फ्री सिक्योरिटी। अब अगर वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है कि तो उसका मतलब है कि उसका रिस्क जीरो होगा, सो दिस सिग्मा F स्क्वायर विल बिकम जीरो, सो बेसिकली योर दिस पार्ट विल बिकम जीरो। यहां पर भी सिग्मा F मल्टीप्लीकेशन में है, सो दिस पार्ट विल ऑल्सो बिकम जीरो। देयरफॉर हमारा ओवरऑल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है WM square sigma M square, and therefore my standard deviation of portfolio is WM sigma M. So ये है मेरा risk और return formula for calculating the risk and return of the portfolio at CML. यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेंटर्स, यहां तक किसी को डाउट? Senders, any doubts? Thank you. कॉपी कर लीजिए फटाफट, then we'll start the sum.
यस ज्ञान गंगा क्लासेस एंड ऑल द सेंटर्स, इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख ली है. हाँ, आई नो, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, बट आई नो इट. इसमें से आई थिंक ज्यादातर चीजें हम लोगों ने लिख ली है. मुझे जहां तक आइडिया है हम लोगों ने आई थिंक लास्ट 2 पोर्शंस नहीं लिखे थे, या फिर शायद सिर्फ आखिरी नहीं लिखा था. तो आप उतना, मतलब अगर आपको पूरा वापस लिखना है तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इसे वापस लिखने की जरूरत है. लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर एटलीस्ट आखिर के 2 पोर्शन वापस लिख लीजिएगा. एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मूला. ओके, सो लिख लीजिए, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन.
I hope you would have copied it. Porbandar Center. In graph at point S, it is called market portfolio because it is the point at which the efficient frontier is tangent with the CML. जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर आपकी कोई सिक्योरिटी CML को टच करती है, उस सिक्योरिटी को मार्केट पोर्टफोलियो इसलिए कहा जाता है बिकॉज उस सिक्योरिटी का रिटर्न मार्केट के रिटर्न के इक्वल होगा. इस सिक्योरिटी का बीटा 1 होगा. इस सिक्योरिटी को मैंने आप लोगों को यह भी बताया था दैट द सिक्योरिटी विच इज हैविंग बीटा इक्वल्स टू 1 इज representing the market portfolio. Similarly, the security which is tangent to CML is representing market portfolio. That is why this point is called market portfolio on the CML. Is it clear? Okay, I think आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. So starting with the next question. Okay, look at question number 23. Question number 23 says that if the risk-free return is 10% and the expected return on BSE index, now this BSE index will be called your market, so your market return is 18% and the risk measurement by standard deviation is 5%. How would you construct your efficient portfolio? Underline that. How would you construct and वो end लिखा हुआ ना उसकी जगह पर n कर दीजिएगा. How would you construct an efficient portfolio to produce a 16% expected return and what would be its risk? Now here, first thing, you have been given your risk-free rate as 10%, market return as 18%. अब जो ये मार्केट रिटर्न दिया हुआ है ना 18%, उसके साथ ही ब्रैकेट में दिया हुआ है एंड द रिस्क मेजरमेंट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5%. सो वो जो रिस्क मेजरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट. सो योर सिग्मा एम इज 5%. Now what should be or how would you construct your efficient portfolio so that your expected return, or I would say produce the expected return of 16%. So your return of portfolio is given as 16%. And the question which they have asked is, how would you construct an efficient portfolio?
सो यहां पर जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट बेसिकली मीन्स what would be your portfolio proportions, जिसे हम लोग कहते हैं वेट्स। पोर्टफोलियो प्रपोर्शन या फिर वेटेजेस कितने होंगे वो हम लोगों को फाइंड करना है। नाउ बेसिकली हियर हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला देखा था, दैट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विल बी इक्वल टू वेटेज ऑफ रिस्क फ्री प्लस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री प्लस वेटेज ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ मार्केट। अब हमारे पास आरएफ और आरएम दोनों है, लेकिन हमारे पास वेटेज किसी का नहीं है। सो बेसिकली हम लोगों को वेट्स फाइंड करना है। नाउ वेटेज कितने हैं वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें यह चीज पता है कि दोनों का वेटेज एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सो बेसिकली वी कैन राइट दैट WF plus WM equals to 1, that we can write, and therefore we can say that WF is equal to 1 minus WM, और इसको हम लोग इस फॉर्मूला में कंसीडर करेंगे। नाउ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज गिवन एज 16%। वेटेज ऑफ रिस्क फ्री हमें फाइंड करना है। RF इज 10, so it is 10 WF plus RM is 18, so 18 into 1 minus WF, so therefore it is 16 equals to 10 WF plus 18 minus 18 WF, therefore 8 WF equals to 2, and therefore WF equals to 2 divided by 8, which is equal to 0.25. So my WF is 0.25, and therefore 0.25 equals to 1 minus WM, and therefore WM equals to 1 minus 0.25. So my weightage in the market portfolio will be 0.75. ये मिल गए मुझे दोनों के वेटेजेस। नाउ अब ये मुझे दोनों के वेटेजेस मिल गए, उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है, एंड व्हाट वुड बी द रिस्क। So here I am going to calculate the risk of portfolio. Risk of portfolio is equal to, अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि CML पर हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री सिक्योरिटी होगी जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां पर वेटेज सिग्मा ऑफ रिस्क फ्री अगेन 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन भी चला जाएगा। सो बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी WM इंटू सिग्मा M। तो यहां पर मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूं, sigma of portfolio equals to WM sigma M, which basically means 0.75 into 5 जो हम लोगों को दिया हुआ है। So 5 into 0.75 will give you 3.75%. So this is your calculation, and this calculation says that if you want to construct an efficient portfolio, अगर आपको efficient portfolio create करना है, so here we can write it as a conclusion. If you want to create an efficient portfolio, it can be created with 75% investment in market portfolio and 25% investment in
risk free security. This portfolio will have a risk of 3.75%. So ये होगा आपका कंक्लूजन. Any queries? Centers, any queries please? ओके अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. क्वेश्चन नंबर 24 में यह दिया गया है, गिवन द इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन अबोव. तो हम लोगों को इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यूज करके क्वेश्चन 24 करना है. सो गिवन द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन अबोव एंड द फैक्ट दैट you have personal funds of rupees 1 lakh to invest, how would you construct a portfolio giving an expected return of 20%? And what would be the risk? एक चीज यहां पर हमारा जो आरपी 16% है उसकी जगह पर उस क्वेश्चन में 20% हो जाएगा. बाकी सारी चीजें सेम रहेगी. 1 लाख का जो फंड है आप उसको अभी साइड पर रख दीजिए, उसको अभी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. So if I talk about question number 24, you need to consider your RF as 10%, RM as 18%, sigma M as 5% and RP as 20%. आपको WM फाइंड करना है, WF फाइंड करना है और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड करना है. ये 3 आंसर्स आप फाइंड करिए, उसके बेसिस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे. सो पहले 23rd कॉपी कर लीजिए और उसके बाद 24 का सॉल्यूशन मुझे बताइए. स्टार्ट राइटिंग.
Okay, so here basically your weightage is saying that your weightage in market portfolio is 1.25. Your weightage in risk free security is minus 0.25 and your your portfolio risk is 6.25%. Now the investor has funds of rupees 1 lakh. Here WF equals to minus 0.25 indicates that the investor will borrow rupees 25,000 from risk free security and will invest rupees 1,25,000 in market portfolio. The portfolio of investor will have a risk of 6.25%. अब ये जो आपका नेगेटिव आता है वेटेज, ये नेगेटिव वेटेज मैंने ये डिस्कशन करते वक्त यहीं पर लिखा था that if you are going towards point M, that means you are borrowing the money from risk free security and investing more in the market portfolio or risky security, and in that case of borrow it is called short sell, or I would say sell short, and the weightage would be negative. As this is negative, it is indicating that we will borrow 25,000 from the risk free security, और अब हमारे पास टोटल 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए के अलावा हम लोग 25,000 बोरो करते हैं. सो टोटल वी विल इन्वेस्ट 1,25,000 इन द मार्केट पोर्टफोलियो. दिस वुड बी द कंक्लूजन ऑफ दैट क्वेश्चन. ये लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं. Okay, there is one query that how can we borrow from risk-free security? See, we are actually, that borrowing from the risk-free security is something which is called selling short. अब आप लोगों को sell short पता है या नहीं, I don't know, but selling short is something, आप कोई ऐसी asset बेच रहे हैं जो आपने खरीदी नहीं है. You are selling an asset which you have not purchased actually. So what you are doing basically, चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि आप अपने दोस्त
के पास से गाड़ी उधार लेते हैं। अब गाड़ी थोड़ा सा पेचीदा प्रोडक्ट है, बट लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। चलो छोड़ो, गाड़ी छोड़ दो। यू आर बोरोइंग, मतलब आपका एक फ्रेंड है, योर फ्रेंड हैज गॉट 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस। अब उस एक शेयर की प्राइस लेट्स से अब 100 रुपए है, तो आपका मतलब आपके दोस्त के पास जो रिलायंस के शेयर है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। अब यहां पर सिचुएशन यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर आपके पास पैसे नहीं है। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त के पास से उसके रिलायंस के शेयर्स बोरो करते हो। यू आर बोरोइंग द शेयर्स फ्रॉम योर फ्रेंड। अब आपने अपने फ्रेंड के पास से रिलायंस के जो शेयर्स बोरो किए हैं, उन शेयर्स को आप मार्केट में बेच देते हो। सो लेट्स से आपने जो शेयर्स खरीदे, मतलब आपने जो शेयर्स अपने दोस्त से बोरो किए वो आपने मार्केट में बेच दिए। अब मार्केट में जिस दिन आपने बेचे उस दिन उसकी प्राइस थी 100 रुपए, तो प्राइस चेंज नहीं हुई थी, तो आपने लाख रुपए के शेयर्स बोरो किए, उसे मार्केट में बेच दिए, आपको लाख रुपया मिल गया। इस लाख रुपए को आपने किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया। अब किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट के दौरान आपका दोस्त आपके पास वापिस आया उसके शेयर्स मांगने के लिए। अब आप उसके शेयर्स कहां से देंगे, वो तो आपने बेच दिया। अब आपको उसके शेयर्स तो देने ही पड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आप वो इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, उसमें से जो पैसा मिलेगा उन पैसों में से वापिस मार्केट में से रिलायंस के शेयर्स खरीदेंगे और अपने दोस्त को दे देंगे। और उस केस में प्रॉफिट और लॉस आपको देखना पड़ता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, मुझे जहां तक याद है ये डिस्कशन या फिर ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ था। आई डोंट नो, शायद आपको याद नहीं है या शायद मैंने नहीं दिया था, आई डोंट रिमेंबर दैट। थैंक यू राजकोट सेंटर, गांधीधाम सेंटर। अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में ये एग्जाम्पल दिया था। थैंक यू हिम्मतनगर सेंटर। सो इफ यू आर मिस्टर ए, आपका कोई मिस्टर बी है जो फ्रेंड है, आप उसके पास से बोरो करते हो, बोरो 1000 शेयर्स। इन 1000 शेयर्स को आपने बोरो किया, उस 1000 शेयर्स को आप मार्केट में सेल कर देते हैं एट ₹100 पर शेयर। सो आपने 1000 शेयर बोरो किए जो मार्केट में बेच दिए और आपको मिल गया 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। अब जो 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है उसका ग्रोथ होकर समवेयर इट इज समथिंग बिकमिंग 1,25,000। अब इस समय के दौरान आपका दोस्त उसके शेयर्स वापिस मांगता है। सो व्हाट यू विल डू, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आप सेल कर देंगे। वो आप सेल करेंगे तो आपके पास 1.25 लाख रुपया आएगा। उस 1.25 लाख रुपए में से आप मार्केट में जाएंगे, यू विल अगेन बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस और जो आपने बोरो किया था वो आप वापिस दे देंगे। एंड दैट इज हाउ द एंटायर साइकिल विल बी वर्किंग ऑन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बोरोइंग फ्रॉम द रिस्क फ्री सिक्योरिटी। तो आप
मतलब यहां पर तो मैंने दोस्त का एग्जांपल दिया था, बट एक्चुअल बोरोइंग्स मार्केट में से ही होते हैं. एक्चुअल बोरोइंग्स मार्केट में से ही होते हैं. मार्केट में आप मतलब आप लोगों ने शायद फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी देखा होगा, यू कैन बाय और यू कैन एंटर इनटू अ लॉन्ग पोजीशन और अ शॉर्ट पोजीशन. तो आप अगर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हो इसका मतलब है कि आप बाय कर रहे हो. अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो दैट मीन्स यू आर बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट. सो दैट शॉर्ट पोजीशन इज समथिंग विच इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग और आई वुड से इट इज कॉल्ड बोरोइंग. हाँ, फ्यूचर ऑप्शन में उसका मतलब डेफिनेटली थोड़ा सा अलग हो जाएगा बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट पोजीशन. ओके, एनी फर्दर डाउट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आपको होमवर्क में करना है. You have to do question number 25 from the homework. Now we are starting off with the next topic. Basically आपका question number 26 हम लोगों को करना है, लेकिन उस question 26 करने से पहले एक और मतलब नया टॉपिक शुरू हो रहा है. So basically first of all again as usual we are going to discuss that. So मेरे हिसाब से शायद आज हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे एंड after that discussion let's see we'll be able to do a sum or not. Now now the next topic is something which is talking about the project beta. अब project beta में दो चीजें होती है. First, project beta for those firms which are not paying taxes or which are without the taxes, and another is your project beta for the firm which are with taxes. So first of all let us talk about that project beta. Project beta is something which is beta of the company or beta of the asset. अब तक हम लोगों ने जो सिक्योरिटीज की बात की थी, we were talking about the securities, we were talking about the shares, we were talking about the scripts, we were talking about the risk-free security and market portfolio and all things. Here we are talking about an organization. So we are going to talk about the capital structure of the company. And when we talk about the capital structure, we will be having debt and equity. So अगर हमारे capital structure में debt और equity है, तो हमारी इक्विटी का भी कोई बीटा होगा. हो सकता है कि हमारी डेप्ट का भी कोई बीटा होगा, और उस इक्विटी और डेप्ट के बेसिस पर हमारे ओवरऑल कंपनी का भी कोई बीटा होगा. सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट बीटा और बीटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बीटा ऑफ द कंपनी एज अ होल. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी है जिसके अलग अलग डिविजन्स है. लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस और इफ आई टॉक अबाउट टाटा, टाटा इज इनटू मोटर कार्स और टाटा इज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, टाटा इज इनटू टेलीकॉम. आगे मतलब बेसिकली इट इज कॉल्ड टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, लेकिन उसके अलग अलग बिजनेसेस है. तो अलग अलग बिजनेसेस का बीटा अलग होगा और पूरे ग्रुप का बीटा भी होगा जो उसका वेटेड एवरेज होगा बेसिकली. सो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट बीटा फॉर द फर्म्स विदाउट
taxes for the firms without taxes. So इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे that how to find out beta of assets, beta of divisions, beta of company as a whole, KO, that is what we call overall cost of capital, and KE, that is what we call cost of equity of a न्यू बिजनेस. ये सारी चीजें अगर हम लोगों को किसी नए बिजनेस के लिए कैलकुलेट करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे? फॉर दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट बीटा. अब इस प्रोजेक्ट बीटा के लिए हमारे पास स्टेप्स वाली प्रोसीजर है या फिर स्टेप्स वाइज ही करेंगे. पहले क्या क्या करना है, किस तरह से करना है वो देख लेते हैं. चलो स्टेप 1. और लेट्स से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो हम लोग पूरे प्रोसेस में क्या कंसीडर करेंगे. एग्जांपल, एन एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल कंपनी wants to diversify into टेलीकॉम सेक्टर. मतलब एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर में जाना चाहती है. One second, I think there is some problem in the mic. नाउ अब आपकी एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स बनाती है, वो एक नए सेक्टर में जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको प्रोजेक्ट बीटा और ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1. स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा? द फर्स्ट थिंग इज वी शुड लोकेट और identify the same kind of companies. We should locate or identify those companies which are in the same line of बिजनेस. सबसे पहले हम लोगों को यह करना होगा कि हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज को फाइंड करेंगे जो इसी बिजनेस में हो. दे शुड बी एक्सक्लूसिवली वर्किंग in that sector. They will be called
प्रॉक्सी कंपनी, उसे हम लोग प्रॉक्सी कंपनी कहेंगे। यहां पर हियर, अब यहां पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में जाना चाहते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज विच आर इन द टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन हम लोगों को सिर्फ उन्हीं कंपनीज को टारगेट करना है या फिर उन्हीं कंपनीज को सिलेक्ट करना है जो एक्सक्लूसिवली टेलीकॉम सेक्टर में हो। सो हियर we can select BSNL as proxy company, but we cannot select Reliance as it is into डाइवर्सिफाइड बिजनेस। अब यहां पर हम लोग बीएसएनएल को प्रॉक्सी कंपनी की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली टेलीकॉम सेक्टर में है, लेकिन हम लोग रिलायंस को नहीं ले सकते क्योंकि वो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, उसका सिर्फ टेलीकॉम का बिजनेस नहीं है। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट स्टेप विच इज टू फाइंड आउट द प्रॉक्सी कंपनीज। Now talking about step 2. For the firms without taxes, calculate beta of assets using following formula. So here we'll be using a formula that beta of asset is WD, that is weightage of debt multiplied by beta of debt plus weightage of equity multiplied by beta of equity. So this is something which we need to use, or this is something which we need to find out. Now here if I talk about beta, beta is called, beta A is called beta of assets. We can also call it as weighted average of beta D and beta E. Beta of E is called beta of equity and beta D is called beta of debt. If the question is silent, then we have to assume beta of debt equal to 0. अगर डेप्ट का बीटा होगा तो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा और बोला गया होगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम लोगों को बीटा ऑफ डेप्ट 0 ही कंसीडर करना होगा। दैट मीन्स द डेप्ट carries interest rate which is risk free। मतलब डेप्ट कोई ऐसा इंटरेस्ट रेट कैरी कर रहा है जो रिस्क फ्री है, एंड दैट इज व्हाई माय बीटा ऑफ डेप्ट इज 0।
सो इफ आई टॉक अबाउट दैट बीटा ऑफ डेप्ट, और अगर मैं CAPM की बात करता हूं, RI इक्वल्स टू RF प्लस, मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई रिटर्न ऑन डेप्ट, माई रिटर्न ऑफ डेप्ट इक्वल्स टू RF प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू RM माइनस RF. इफ बीटा ऑफ डेप्ट इक्वल्स टू 0, अगर बीटा ऑफ डेप्ट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा. देयरफॉर माई रिटर्न ऑफ डेप्ट इक्वल्स टू माई रिस्क फ्री रेट. जब मेरा डेप्ट का रिटर्न रिस्क फ्री रेट जितना होगा, इसका मतलब है कि मेरा डेप्ट का बीटा 0 होगा. अगर आपको डेप्ट का बीटा दिया हुआ है तो उसे यहां पर लेकर बीटा ऑफ असेट कैलकुलेट कीजिए. अगर दिया ही नहीं है, देन यू नीड टू कंसीडर बीटा ऑफ डेप्ट टू बी 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा एंड बीटा ऑफ डेप्ट विल बी इक्वल टू वेटेज ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी. दैट हैज टू बी डन इन स्टेप 2. उसके बाद आएगा स्टेप 3. नाउ योर स्टेप 3 इंडिकेट्स दैट calculate average beta assets or beta of assets of all proxy companies. अब ये जो हम लोगों ने बीटा ऑफ असेट स्टेप 2 में फाइंड किया होगा, वो बीटा ऑफ असेट किसी एक कंपनी का होगा, किसी एक प्रॉक्सी कंपनी का होगा. अब लेट्स से जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया स्टेप 1 में, दैट वी कैन टेक BSNL एज माई प्रॉक्सी कंपनी, वी कैन ऑल्सो टेक MTNL एज अ प्रॉक्सी कंपनी, वी कैन ऑल्सो टेक अनदर 2, 3, 4 कंपनीज. लेट्स से Aircel can be there, or there can be some exclusive companies which can be taken. So अगर हम लोग उन कंपनीज को लेते हैं तो हम लोगों को BSNL का बीटा फाइंड करना पड़ेगा, बीटा ऑफ असेट, MTNL का बीटा ऑफ असेट फाइंड करना पड़ेगा, Aircel का बीटा ऑफ असेट फाइंड करना पड़ेगा. लेट्स से हम लोगों ने 3 प्रॉक्सी कंपनीज ली, तो उन तीनों कंपनीज का अलग अलग बीटा स्टेप 2 में फाइंड होगा और उन तीनों बीटास का एवरेज बीटा निकाला जाएगा स्टेप 3 में. सो स्टेप 3 में वी विल बी फाइंडिंग आउट द एवरेज beta of assets of all the proxy firms. And then step 4 में average beta of assets of step 3 will be considered as beta of assets of our company, here automobile company. तो हमारी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो हम लोगों ने यहां पर बताया था कि भाई एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल कंपनी वांट्स टू, तो हमारी स्टेप 3 को जो एवरेज आएगी, वो स्टेप 3 का जो एवरेज बीटा ऑफ असेट होगा, वो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी का बीटा ऑफ असेट बन जाएगा. सो ये हो गया हमारा बीटा ऑफ असेट ऑफ द होल कंपनी. नाउ स्टेप 5 और 6 दो चीजें यहां पर है, लेकिन ये दोनों स्टेप हम लोगों को तभी करने हैं जब पूछे गए हो, अदरवाइज नहीं. सो हियर स्टेप 5, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 5, कैलकुलेट KO यूजिंग CAPM. यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ओनली इफ रिक्वायर्ड, मतलब अगर पूछा गया हो तो ही. नाउ सो दैट विल बी
यहां पर मैं KO लिख देता हूं, KO इक्वल्स टू RF प्लस बीटा ऑफ असेट्स, दैट विल बी माई स्टेप 4. स्टेप 4 में हमारा बीटा ऑफ असेट्स आएगा, उस बीटा ऑफ असेट्स की वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी. सो KO इक्वल्स टू RF प्लस बीटा ऑफ असेट्स इनटू RM माइनस RF. ये होगा मेरा स्टेप 5. और आखिर में आएगा स्टेप 6. दैट इज अगेन स्टेप 6 हैज टू बी कैलकुलेटेड ओनली इफ रिक्वायर्ड. ओनली इफ रिक्वायर्ड. कैलकुलेट KE. अब हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी होगी. हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी होगी. अब इस कैलकुलेट KE का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में डिवाइडेड है. पार्ट ए, कैलकुलेट बीटा ऑफ इक्विटी यूजिंग एवरेज बीटा ऑफ असेट्स ऑफ स्टेप 3. अब ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा. यहां पर जो हम लोगों ने बीटा फाइंड किया होगा ना, दिस बीटा ऑफ असेट्स इज समथिंग which we can say as beta of assets of proxy company, or I would say division. ये हमारी प्रॉक्सी कंपनी या फिर डिवीजन का बीटा होगा. इस बीटा असेट्स के बेसिस पर हम लोगों ने एवरेज यहां पर कैलकुलेट किया होगा. हमारा जो एवरेज बीटा ए आता है ना, उस एवरेज बीटा ए को हम लोग हमारी कंपनी का बीटा ए गिनते हैं. तो उस बीटा ए को कंसीडर करके हमें यहां पर वापस लेना है. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कि उस बीटा ए मतलब स्टेप 3 के बीटा ए को कंसीडर करके आपको वापस बीटा ऑफ इक्विटी फाइंड करना पड़ेगा. सो हियर आई एम राइटिंग इट अगेन. बीटा ऑफ असेट्स इक्वल्स टू WD बीटा डी प्लस WE बीटा ई. इसमें भी वो कंसेप्ट लागू पड़ेगा कि अगर बीटा ऑफ डी यूज करना है तो दिया होगा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कंसीडर इट एज 0. और इस बीटा ई को फाइंड करने के बाद यू नीड टू गो टू पॉइंट बी. कैलकुलेट KE यूजिंग CAPM फॉर्मूला. सेम फॉर्मूला है, खाली 2 चेंज. KO की जगह पर KE आएगा और बीटा ए की जगह पर बीटा E आएगा. सो हियर KE इक्वल्स टू RF प्लस बीटा E इंटू RM माइनस RF. सो दिस विल बी माई 6th स्टेप. 6th स्टेप का पार्ट ए, पार्ट बी. This will be the entire procedure, or this will be the steps which you might have to follow on the basis of the questions asked. एक काम कीजिएगा, बाद में ये प्रोसीजर लिख लीजिएगा. पहले क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, बाद में आप कॉपी कर लीजिएगा. Now if you look at question number 26, question number 26 is based on this procedure, or I would say these steps. Sorry. Question 26 says that the unleveled firm, वो प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, इट इज नॉट अनलेवल्ड, इट इज अनलीवर्ड. जो लीवरेज हम लोगों ने किया था वो उसके बारे में है. अनलीवर्ड फर्म हैज नो कॉर्पोरेट टैक्स. अंडरलाइन दैट. as it does not have any corporate tax, it is indicating that it is the firm without taxes. So unlevered firm has no corporate tax. The observed beta on its equity is 1.20. The beta of debt is 0.20. The company has a debt equity ratio as 0.40. Calculate the company's asset beta.
अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसी फॉर्मूला की बात करता हूं, my beta of equity has been given as 1.20. So beta of equity has been given as 1.20. Beta of debt has been given as 0.20. And I have been given debt equity ratio. Now look at this. Question number 26. Beta of equity is 1.2. Beta of debt is 0.2. Debt equity ratio is equal to 0.4. So अब अगर मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.4 है तो मैं ये कह सकता हूं 0.4 इक्वल्स टू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी. अब मुझे यहां पर रेशियो दिया गया है 0.4. इसका मतलब यह है दैट माय डेप्ट इज 0.4, इक्विटी इज 1. सो अगर अब इसे मैं डेप्ट बाय इक्विटी करता हूं, 0.4 डिवाइडेड बाय 1 करता हूं, तो मेरा 0.4 का आंसर आएगा. Therefore, weightage of debt equals to 0.4 divided by 1.4. क्योंकि डेप्ट, अब यहां पर देखिए डेप्ट 0.4 है, इक्विटी 1 है, तो माय टोटल इज 1.4. इसको मैं यहां पर गिनूंगा. सो माय वेटेज ऑफ डेप्ट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 एंड माय वेटेज ऑफ इक्विटी इज 1 डिवाइडेड बाय 1.4. पहले देख लेते हैं वेटेज कितना आता है. So my weightage of debt is 0.29. It is coming as 0.29. Now of course my weightage of debt is 0.29, so my weightage of equity has to be 0.71 because the total is going to be 1. And now I can put the figures in the formula in order to find out the beta of assets. Beta of assets. Beta A equals to WD beta D plus WE beta E, and therefore it will be 0.29. That will be my weightage of debt multiplied by 0.2 plus 0.71 into 1.2, और इसका मेरा आंसर आएगा बीटा ऑफ A 0.29 into 0.2 and 0.71 into 1.2. My total is, my beta of assets is 0.91. This is my beta of assets. Yes, senders, any doubts in the entire steps and the question number 26 which we have done? Centers, any doubts please? Okay. So again, I hope there are no doubts. So this will be the steps which we are going to follow in order to find out the beta of assets, beta of divisions or beta of company, finding out the KO and KE for a new company which is without taxes. तो ये हमारा प्रोजेक्ट बीटा का प्रोसेस है, या फिर प्रोसेस तो मैं इसे नहीं कह सकता
क्योंकि इनमें हमें सारे स्टेप्स नहीं करने हैं, क्योंकि अब इसी चीज को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, क्वेश्चन नंबर 26 में वी हैव डन ओनली स्टेप 2 स्ट्रेट अवे, हम लोगों ने ना स्टेप 1 किया, ना स्टेप 3 4 5 6 किया। सो इसे मैं प्रोसेस तो नहीं कह सकता, बट हाँ अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है, जिसके बेसिस पर हम लोगों को ये चीजें करनी होगी। सो दिस विल बी द प्रोजेक्ट बीटा फॉर द फर्म्स विदाउट टैक्सेस एंड द क्वेश्चन नंबर 26। yes, for all of you the information is there is no lecture tomorrow, कल आपका कोई सेशन नहीं है, so that would be there, मतलब ये मुझे अनाउंस करना था that there are no lectures tomorrow, and I hope there are no queries in today's session. So this will be your project beta question number 26, आप कॉपी कर लीजिएगा, and that's all from my side, that's all for the day. Thank you so much, hope you have enjoyed. Good night, take care. सेंटर्स, आई थिंक मेरी आवाज आ रही थी आपको? अबे कॉपी तो कर लो यार।